हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे थे हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो 2019 में ही हुआ था। उसी पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसके 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले उनको जाकर देख लो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे की अपडेट्स पता चल जाए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो लेट्स बिगिन द चैनल द क्लास विद मी, लेट्स हैव सम गुड टाइम विद मी। So the very first question goes as, Athwart is a poetic word that suggests which of the following meanings in poetry? क्या पूछा जा रहा है कि एथवर्ड जो वर्ड है वो पोएट्री में इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फार, अराउंड, नियर और अक्रॉस। देखो यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि व्हाट्स इट्स मीनिंग इन पोइट्री, तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आपको पोइट्री में मीनिंग बताना है। आप इसका लिटरल मीनिंग बता दो, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो एथ वर्ड का लिटरल मीनिंग होता क्या है? तो एथ वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू another side, like the boat was sailing across the river, मतलब नदी के एक पार से दूसरी पार। ठीक है, ये हो गया। आते हैं अगले सवाल पर। Next question we are having, for which of the following poets is nature both law and impulse? क्या पूछा जा रहा है? किस पोएट के लिए नेचर दोनों ही है? क्या क्या है? लॉ और इम्पल्स है ना। पोएट की बात हो रही है, किस पोएट के लिए नेचर, इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? नेचर। तो जब भी नेचर की बात आएगी सबसे पहले हम कहाँ आएंगे? रोमांटिक पीरियड पे, है ना, क्योंकि यहीं पे बहुत ही नेचर की बात होती है, ब्यूटी की बात होती है, इमोशन की बात होती है, इमेजिनेशन की बात होती है। ठीक है, सो ऑप्शंस पे आते हैं। द ऑप्शंस वी आर हैविंग आर मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ये तो विक्टोरियन पीरियड से है ना, तो ये तो नहीं होंगे। विक्टोरियन पीरियड के जो 3 पोएट्स हैं महान, कौन कौन से हैं? अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, बाकी के जो ये 3 हैं ये तो रोमांटिक्स ही हैं, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, बल्कि लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वही था कि किसने नेचर को टीचर बताया है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नेचर को किसने दी है? कौन है नेचर पोएट? किसने खुद को नेचर पोएट कहा है? तो वो है नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने ही नेचर को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, उसको गुरु मानते। जॉन किट्स तो है कि उसके एडमायरर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने टीचर नहीं बताया। वर्ड्सवर्थ ने उसको टीचर बताया। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर है। आते हैं अगले सवाल पर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसी के मैं बात कर रही थी। द टेबल्स टर्न्ड इज अ पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल ballads. Sorry. The poem is mainly about the importance of nature. It says that books are just barren leaves that provide empty knowledge, and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good. ठीक है, सो यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। आई गेस आपको याद आ गया होगा लास्ट क्लास। जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर देख लो, और एक लाइक कर दो यार, लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
So next question we are having, Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean plays? Again, a favorite. Shakespeare से question आ गया है तो obviously easy है, बहुत easy. और किस पे आया है? फीमेल कैरेक्टर पे. गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर और कॉमिक कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा देख लेना है. Okay, so the options we are having are Cymbeline, As You Like It, The Tempest और Romeo and Juliet. Romeo and Juliet का तो सबको पता है यहाँ की फीमेल कैरेक्टर कौन थी, सॉरी जूलियट थी. ठीक है, द टेम्पेस्ट में कौन थी? द टेम्पेस्ट में थी मिरांडा, है ना, जो अपने फादर प्रॉस्पेरो के साथ एक आइलैंड पे रहती है, उनको निकाल दिया गया होता है. ठीक है, और उस पे एक स्पिरिट भी होता है, कौन सा? एरियल. ये भी किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन में था, है ना, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, शायद कॉमिक कैरेक्टर पूछा गया था उसमें, तो उसमें ऑप्शन था एरियल, क्लॉडियस और कोलोनियस, और एक थे और एक एरियल था, है ना. हाँ, जॉन फॉल्स्टम जो उसका आंसर था, तो उसने पूछा गया था. तो यहाँ तो हो गया, मिरांडा हो गई द टेम्पेस्ट की, जूलियट हो गई रोमियो एंड जूलियट की. सिम्बलिन में कौन थी? सिम्बलिन में इमोगेन नाम की एक कैरेक्टर थी. ठीक है, इमोगेन नाम था. वो जो है किंग सिम्बलिन की डॉटर होती है, तो वो होती है. तो इन तीनों में तो नहीं मिला हमें, रोमियो एंड जूलियट में नहीं मिला, टेम्पेस्ट में नहीं मिला, सिम्बलिन में नहीं मिला, तो फिर रोजलिंड कहाँ थी? वो थी एज यू लाइक इट में, है ना, यहाँ पे थी रोजलिंड. रोजलिंड आई गेस, या इससे क्वेश्चन पहले भी आते हैं, रोजलिंड से लेके या फिर एज यू लाइक इट से लेकर, अब देख लेना. ठीक है, तो बहुत ही शेक्सपियर की फीमेल कैरेक्टर्स में ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है, बहुत ही विटी है, रेजिलियंट है, स्मार्ट है. तो रोजालिंड का कैरेक्टर शायद इसलिए इस पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. तो रोजालिंड is one of the Shakespeare's most recognized heroines, generally noted for her resilience, quick wit, and beauty. Rosalind is a vital character in As You Like It, most commonly seen next to her beloved cousin Celia. Celia भी उसमें एक ये कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो इतना काफी है आई गेस, बाकी हमने डिस्कस कर लिया है. So coming to the next question, we have themes of social class, poverty and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens. अब ये चार्ल्स डिकेंस कौन है? ये विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट है ना, विक्टोरियन एज से है, और ये सोशल क्रिटिक भी है, सोशल क्रिटिक. और इनके नॉवेल्स में हम अक्सर सारे नॉवेल्स में देखेंगे कि वह सोसाइटी की, समाज की कुरीतियों की काफी बात करते हैं, सोशल इश्यूज, मैलेडीज को काफी डिस्कस करते हैं. क्या मैंने कहा? मैलेडीज. इट्स अ गुड वर्ड, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई. मैलेडी, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लॉज, बुराइयां. सो इसको डिस्कस करते हैं. तो इनके ऑलमोस्ट सारे ही नॉवेल्स में ये होता है. ऑप्शंस हमारे पास क्या है? हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड द पिकविक पेपर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये पता करना होगा कि क्या ये सारे नॉवेल्स उनके ही हैं या फिर किसी और ने लिखा है. तो ये सारे ही नॉवेल्स उनके ही हैं. इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन था कि उन्होंने मतलब किसी ऑर्फन के बारे में लिखा है और सोशल इश्यूज को उठाया है, वो उनका कौन सा नॉवेल था? तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था डेविड कॉपरफील्ड. याद आया? टीजीटी वाले पेपर में हमने किया था. ठीक है, तो किसमें ऐसी स्टोरी है जो पिप की बात होती है? किसमें है पिप? थोड़ा सा इसको देखते हैं. सो हार्ड टाइम्स जो है इनकी 10th नॉवेल है. इसमें जो कैरेक्टर कौन है? थॉमस ग्रैडग्रेंड, अ वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट. उसके दो बच्चे होते हैं, कौन सा? लुइसा और
टॉम। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो तो टॉम है, पिग तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे पे। नेक्स्ट जो ऑलिवर ट्विस्ट, जो इनकी सेकेंड नॉवेल है, जिसका जिसका एक और नाम क्या है, द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। ठीक है, इनकी सेकेंड नॉवेल है। और इसकी स्टोरी ऑलिवर ट्विस्ट में तो ऑलिवर ट्विस्ट ही है जो उसका प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, ये भी है, इसमें भी नहीं है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो इनकी 13 नॉवेल है, इसी में जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या होता है, पिप होता है। ठीक है, इट्स अ नॉवेल, 13th novel by Charles Dickens and his penultimate completed novel. It depicts the education of an orphan nicknamed Pip. ठीक है, तो पेनल्टीमेट क्या होता है, लास्ट से एक पहले। तो पेनल्टीमेट कंप्लीटेड नॉवल मतलब इसके बाद एक कंप्लीट की है, उसके बाद कोई कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो इसी में है कि एक ऑर्फन है, उसकी एजुकेशन की कहानी है जिसका, और उस बच्चे का नाम क्या होता है, उस ऑर्फन का नाम क्या होता है, पिप होता है। ठीक है, पिकविक पेपर्स में तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो तो एक एडल्ट है, सैमुअल पिकविक है। इज ए काइंड ऑफ वेल्दी ओल्ड जेंटलमैन जो कि पिकविक क्लब का प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गई। आप थोड़ा थोड़ा सबका स्टोरी प्लॉट देखते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। काफी आसान है ये, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज देख लो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके भी एक अलग से वीडियो बना दूं कि चार्ल्स डिकेंस के कौन कौन से वर्क्स हैं, उनमें क्या प्लॉट होता है, ठीक है, तो मैं ये भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question goes as, choose the correct determiners or phrase to fill in the blanks in the following sentences. So this time the question is from grammar, not literature. So क्या करना है हमको, ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शंस को चूज करके। It is seen dash cricketers sometimes question the rules framed by ICC. देखा गया है, और क्या देखा गया है वो बता देना। तो हमको क्या वर्ड चाहिए, देखा गया है कि एक कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर का मतलब एक कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, जिसको हम डिटर्मिनर काइंड ऑफ एक एडजेक्टिव ही होता है। तो ये जो दैट वर्ड है, दैट, ठीक है, ये कंजंक्शन है, डिटर्मिनर है, मतलब एडजेक्टिव भी हो गया इसका मतलब, प्रोनाउन भी है। ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, डिटर्मिनर, ये वर्ड सब कुछ है। ठीक है, तो यही है जो यहाँ पे कनेक्ट करेगा, एज अ डिटर्मिनर काम करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट। ये तो आई गेस सबने कर लिया होगा, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। It is seen that cricketers sometimes question the rules framed by ICC, है ना। तो ये तो काफी आसान था, बिना ऑप्शन देखे ही हमने कर लिया, तो बिना मतलब का इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, कुछ लाइंस दी गई है, पढ़ते हैं पहले इनको। ओ ब्लेस्ड बर्ड, बर्ड की बात हो रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पेस again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit have for thee. thee का मतलब you का प्लूरल मतलब कि you all, जिसको कॉन्ट्रैक्शन में y'all भी हम लोग लिखते हैं, y'all। ठीक है, the description by Wordsworth is about which of the following birds. क्या बोला जा रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किस बर्ड के बारे में है। और हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जिसने हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है, किस बर्ड की बात हो रही है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, आउल, नाइटिंगेल, स्काईलार्क और कुकू। ठीक है, आउल तो हमारा पहले ही चला गया। ठीक है, अभी हमको याद होगा, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया रोमांटिक पोइट्स के बारे में कि जॉन कीट्स ने क्या लिखी है, ओड टू नाइटिंगेल लिखी है। ठीक है,
शेली ने क्या लिखी है? ओड टू या फिर टू आ स्काईलार्क लिखी है, जो कि एक ओड है। किसने लिखी है? पीबी शेली ने। ये किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। ठीक है, तो ये दोनों भी चले गए। किसकी बात हो रही है? वर्ड्सवर्थ की। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुकू। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है टू द कुकू। ठीक है, ये जो ओड है वो कुकू के लिए है, टू अ कुकू। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कुकू। वेरी इजी। स्काई लार्क पे तो कई क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए हैं। तो ये थे, ये जो पोम है ये 8 स्टैंजा में लिखी गई है। ये फर्स्ट स्टैंजा, ये सेकंड, और ये लास्ट स्टैंजा है जो हमें पूछा गया है ना, ओ ब्लेस्ड बर्ड करके। और मैंने इसका स्क्रीनशॉट क्यों रखा है? मैंने आपको ये वर्ड दिखाने के लिए रखा है, ओ ब्लाइथ न्यू कमर। क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि हमको एक वर्ड दिया गया था ब्लाइथ, और बताया गया था कि इसका मीनिंग बताओ। तो इसका मीनिंग क्या था? हैप्पीनेस। ठीक है, so the next question we are having, all's well that ends well is a romantic comedy by him, by whom? So again very easy question, ये किसने लिखी है? all's well that ends well। फटाफट कमेंट में डाल दो। so ऑप्शंस क्या है हमारे पास? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर और क्रिस्टोफर मार्लो। विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ये तो एक ही एज के हैं, ये एलिजाबेथन पीरियड के हैं। ठीक है, जॉन फ्लेचर जो है वो जैकोबियन के हैं, और बेन जॉनसन जो है वो कैरोलिन के हैं। ठीक है, पहले एलिजाबेथन पीरियड आई थी, फिर जैकोबियन पीरियड आई थी, उसके बाद कैरोलिन पीरियड था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब 20-20 साल का पीरियड था। तो इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, उन्हीं की ये रोमांटिक कॉमेडी, कल भी हमने उसका एक चार्ट डिस्कस किया था, फिर से देख लो। कॉमेडीज में पहले में ही है सबसे पहले, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। अभी देखो, जैकोबियन एरा कब है? 1603 से 1625। और कैरोलिन कब है? 1625 से 1647। तो बेंजामिन जो बेन जॉनसन है वो कहाँ है? वो कैरोलिन एज के हैं। ठीक है, तो वो भी कौन थे? वो इंग्लिश प्लेराइट और पोएट थे। और ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और वॉलपोन और द फॉक्स के लिए बहुत जाने जाते थे। जॉन फ्लेचर कहाँ से थे? वो जैकोबियन एज से थे। Was a Jacobean playwright following William Shakespeare as a house playwright for the Kingsman। ठीक है, ये हो गई। क्रिस्टोफर मार्लो तो एलिजाबेथन एज से ही थे, और शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। फाइन, आई गेस आपको क्लियर हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखते जाना है। So this is Elizabethan period, this is Jacobean period, and this is Caroline period। ठीक है, next question we are having, the addition of curiosity to the desire of beauty was romanticism in English literature। It was defined by। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो फ्रेज है, ये जो था, ये किसने डिफाइन किया था? तो हमको यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या हिंट मिल सकता है? रोमांटिसिज्म, ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब ही हो गया रोमांटिसिज्म, मतलब कि रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक एरा, रोमांटिक पीरियड। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, वॉल्टर पेटर एंड लुइस कजामियन। ठीक है, तो इनका तो डिस्कस किया कि ये कैरोलिन एज से थे, ये 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थे। वॉल्टर पेटर जो थे वो 19th सेंचुरी के थे, और ये जो थे ये फ्रेंच थे। ठीक है, बात किसकी हो रही है? इंग्लिश लिटरेचर की हो रही है। ठीक है, और ये कौन थे? ये फ्रेंच थे, तो ये अपने आप ऑप्शन से चले गए।
तो हम इसी तरीके से एग्जाम में लॉजिक लगाएंगे कि जो हमें 19th सेंचुरी रोमांटिक पीरियड से मिलेगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वॉल्टर पेटर। हम एक तुक्का, एक अंदाजा लगा सकते हैं, एंड आंसर भी यही है, वॉल्टर पेटर। इन्होंने ही कहा था द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। So Walter Pater was an English essayist, art and literary critic, and fiction writer regarded as one of the greatest stylists. His first and most often reprinted book, Studies in the History of the Renaissance, revised as the Renaissance. ठीक है, ये सारी चीजें थी। Studies in Art and Poetry, in which he outlined his approach to art and advocated an ideal of the intense inner life, was taken by many as a manifesto of aestheticism. Aesthetic मतलब सौंदर्य की बात है। बेन जॉनसन का डिस्कस किया था अभी ही कि ये कैरोलिन एज से थे, और सैमुअल जॉनसन कहाँ से थे, जिनको हम डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश प्ले राइट हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस एज अ पोएट, प्लेराइट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट। ठीक है, तो ये जो थे 18th सेंचुरी से थे, और ये जो थे ये फ्रेंच थे। ठीक है, so romanticism, often considered as romantic age or romantic era, was an artistic, literary and intellectual movement in Europe. Many different dates are given for the rise of the romantic age, but the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and S.T. Coleridge in 1798 is taken as the beginning of the romantic era. ये हमने कई बार डिस्कस किया। ठीक है, so romanticism in literature concerned with the two bed, क्या क्या चीज है किससे concerned है लिटरेचर, romanticism इमोशन और इमेजिनेशन से। ठीक है, it introduces the readers to a world of strangeness and beauty, as Peter considered it as the addition of strangeness in beauty। आगे क्या बोला उन्होंने, किसने, वॉल्टर पेटर ने, the desire of beauty being a fixed element in every artistic organization, it is the addition of curiosity to the desire of beauty। तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो ये किसके स्टेटमेंट थे, किसकी भावनाएं थी, वॉल्टर पीटर की। आगे भी है, thus the two most prominent elements in romanticism are curiosity and beauty. Romanticism also stands for freedom and liberty, and therefore it is literature, literalism in literature। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी चीजें भी आपको याद होगा 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, जिसमें इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब का ये सब जो था वो मुख्य उद्देश्य था, और वहीं से उसी के बाद फिर आया था रोमांटिक एज। सो बहुत सारे जो पोएट्स हैं रोमांटिक एज के वो इसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, सो अगेन एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा आंसर क्या था, वॉल्टर पीटर। Next question we are having, art exists for the sake of its beauty alone, and that it need serve no political, didactic or other purpose. This is an exclusive feature of which of the following movement? ठीक है, options are impressionism, imagism, didacticism and aestheticism। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो आर्ट, इसका मतलब आर्ट को किसी और चीज के लिए यूज ना किया जाए, यही इस लाइन में कहा जा रहा है। दैट इज आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी अलोन,
and that it need serve no political, didactic or other purpose. Didactic मतलब related to knowledge, information, like थोड़ा ज्ञानवादी, ज्ञानवर्धक बातें बताना, that is didactic. ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट्स हमें दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? डायडैक्टिसिज्म एक्चुअली मूवमेंट है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है, बाकी के क्या है, मूवमेंट है. सो इम्प्रेशनिज्म जो है वो रिलेटेड है पेंटिंग से. ठीक है, सो इस पेंटिंग के बारे में बात नहीं हो रही है. ठीक है, इमेजिज्म जो था वो 20th सेंचुरी का एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट था, जिसमें इमेजेस और शार्प लैंग्वेज की बातें होती थी, जो जॉर्जियन पोएट्स, अनलाइक जॉर्जियन पोएट्स, वो क्लासिक वैल्यूज को से स्टिक करते थे, जो कुछ नया करने में यकीन करते थे, कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, तो वो इमेजेस थे. ठीक है, एस्थेटिज्म, हमने ये वर्ड ही हमको पता है इसका मतलब क्या होता है, सौंदर्यपूर्ण, रिलेटेड टू आर्ट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द फोर्थ वन, दैट इज एस्थेटिसिज्म. ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं. So aestheticism was an art movement in the late 19th century which privileged the aesthetic value of literature, music and arts over their social political functions. According to aestheticism, art should be produced to be beautiful rather than to serve a moral, allegorical or other didactic purpose, a sentiment exemplified by the slogan "Art for Art's Sake." Aestheticism originated in 1860s England with a radical group of artists and designers, including William Morris and Dante. It flourished in the 1870s and 1880s, gaining prominence and the support of notable writers such as Walter Pater and Oscar Wilde. अभी एक क्वेश्चन हमको था Walter Pater पे related to romanticism. ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रेशनिज्म क्या था, ये भी एक 19th सेंचुरी का आर्ट मूवमेंट था, कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल, थिन yet visible brush strokes, often open composition, emphasis on accurate depiction of light in its changing qualities. Okay, so ये related to painting थी. Didacticism is a philosophy that emphasizes instructional and informative qualities in literature, art and design. Fine. इमेजिज्म थोड़ा पढ़ लेते. हमको ये एडवर्डियन पोएट्री, जॉर्जियन पोएट्री, इस पे बहुत क्वेश्चन था टीजीटी वाले पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है. इमेजिज्म वाज अ मूवमेंट इन द अर्ली 20th एंग्लो अमेरिकन पोएट्री दैट फेवर्ड precision of imagery and clear sharp language. It is considered to be the first organized modernist literary movement in the English language. Imagism is sometimes viewed as a succession of creative moments rather than a continuous or sustained period or development. The French academic René Taupin remarked that it is more accurate to consider Imagism not as a doctrine nor even as a poetic school, but as the association of a few poets who were for a certain time in agreement on a small number of important principles. अभी हमने जो डिस्कस किया जॉर्जियन पोइट्री को लेकर, उस पर थोड़ा देख लेते हैं. द इमेजिस्ट रिजेक्टेड द सेंटिमेंट एंड डिस्कर्सिवनेस typical of romantic and Victorian poetry, in contrast to the contemporary Georgian poets who were generally content to work within that tradition. मतलब Georgian poets जो थे वो जो रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट का जो उन्होंने सेट किया हुआ था पोइट्री लिखने का तरीका, उसी को फॉलो कर रहे थे. बट इमेजेस ने ऐसा नहीं किया. कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू मोर क्लासिकल वैल्यूज such as directness of presentation, economy of language
and a willingness to experiment with non-traditional verse forms. Images use free verse. ठीक है, तो वो लोग नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विथ नॉन ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म्स. तो ये सारी चीजें थी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? एस्थेटिसिज्म. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. अब देख लो रोमांटिक पोएट्री पे कितना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेट कर करके. रोमांटिक एज पे, सॉरी. Next question we are having, as a poet, Dash contributed a new quality of English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity. So, कौन थे? ऑप्शंस हमारे पास हैं जॉर्ज हर्बर्ट, पीबी शेली, जीएम हॉपकिंस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगेन बात आ गई है किस पे? हमारे पास हिंट क्या है यहाँ पर? आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी. ठीक है, अभी हमने बात किया था, फ्रीडम की बात हो रही थी, आइडियलिज्म की बात हो रही थी, लिबर्टी की बात हो रही थी. कहाँ पे बात हो रही थी? रोमांटिसिज्म में हो रही थी, है ना. तो थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो हम ऑप्शन में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि कौन यहाँ पे रोमांटिक एज से, अगर एक से ज्यादा है तो फिर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे, अगर सिर्फ एक ही है तो शायद हमारा आंसर ये बन सकता है. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो है एक, तो ये इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है, तो ये तो अमेरिकन थे और ये 20th सेंचुरी के थे, तो ये रोमांटिक तो नहीं थे, तो ये नहीं होंगे. बाकी ऑप्शन हमारे पास है जॉर्ज हर्बर्ट, पीबी शेली और जीएम हॉपकिंस. इनमें से जॉर्ज हर्बर्ट और जीएम हॉपकिंस जो है वो रोमांटिक्स नहीं है. रोमांटिक्स यहाँ पे एक ही है, रोमांटिक पीरियड से यहाँ पे एक ही है, वो कौन है? दैट इज पीबी शेली, जिसपे टू अ स्काईलार्क क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे. ठीक है, तो हमारा आंसर शायद पीबी शेली होना चाहिए. थोड़ा देख लेते हैं इसको. Shelley is known for his revolutionary idealism. It is said that he has contributed a new quality to English poetry. It is quality of ideality, freedom and spiritual audacity. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीबी शेली. यही था हमारा क्वेश्चन कि ये जो टर्म्स हैं ये किनके टर्म्स है, किनके ये आइडियाज हैं. These ideals are realized in his poetry, then imply a revolt against tradition. Shelley's revolutionary idealism can be enjoyed in his To a Skylark. मतलब इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन था वो कहाँ से था? टू अ स्काईलार्क से था, जिसपे पहले भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस कर लिया कि वो अमेरिकन पोएट थे और ये सॉरी ये 17th सेंचुरी से थे. और इनकी क्वालिटी क्या थी? कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच. कोलोक्वियल क्या होता है? आमतौर बोल चाल वाली भाषा, उसको हम बोलते हैं कोलोक्वियल. ठीक है, तो वो था. जॉर्ज हर्बर्ट कहाँ से थे? ये भी 17th सेंचुरी से थे. ओके, आई वाज मिस्टेकन. ये अगेन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो 20th सेंचुरी से थे, और जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो 17th सेंचुरी से थे. वाज एन इंग्लिश पोएट, ओरेटर एंड प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. सो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे. और देखो इनकी भी जो लिरिक्स थे वो काफी डिवोशनल थी, है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहीं ये हमारा आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक वर्ड क्या है? स्पिरिचुअल. सो आपको कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा ही जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा. फाइन. नेक्स्ट, जीएम हॉपकिंस. ये 19th सेंचुरी के हैं, सॉरी ये विक्टोरियन एज के हैं. वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड जेस्यूट प्रीस्ट whose posthumous fame placed him among leading Victorian poets. ठीक है,
सो हमारा आंसर क्या हो गया? पीबी शेली। फाइन, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Next, we are having The Comedy of Errors by Shakespeare has which of the following plots? Again, we are having Shakespeare. So the question must be easy for us, and if not, we have to make it easy for us. ठीक है? तो अगर आपको शेक्सपियर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए आसान होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आसान बनाओ। कैसे बनाओगे आप? पढ़ाई करके, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है शेक्सपियर और इसके बारे में हमको काफी कुछ पता होता है। आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास क्या है? उसका प्लॉट क्या था कॉमेडी ऑफ एरर्स का? ट्विन ब्रदर्स, हीरो एंड विलन, टू सिस्टर्स, या फिर किंग एंड क्वीन। ठीक है, तो अगर आपने इस प्ले को पढ़ा है तो आप आसानी से बता दोगे कि इसका जो प्लॉट था वो ट्विन ब्रदर्स पे था। ठीक है, जो बिछड़ जाते हैं बचपन में, जैसा कि आपने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। So the Comedy of Errors is one of the William Shakespeare's early plays. It is his shortest, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट है, एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल, फार्स हमने डिस्कस किया था, बहुत जिसमें रिडिक्यूलस कॉमेडी होती है, ओवर द टॉप कॉमेडी होती है, दैट इज फार्स। ठीक है, तो इसकी सेटिंग क्या है? सेट इन द ग्रीक सिटी ऑफ एफेसस, the Comedy of Errors tells the story of two sets of identical twins who were accidentally separated at birth. ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट था, यही हमारा क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया हमारा ट्विन ब्रदर्स। Next question we are having, it was Edward Marsh who coined the term dash in the 20th century. Okay, so एडवर्ड मार्श, ये नाम याद आ रहा है? डिस्कस किया है पहले हमने कभी, टीजीटी वाले पेपर में हमें क्वेश्चन था जो जॉर्जियन पोइट्री पे, याद है? जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, इस पे क्वेश्चंस थे, तो वहां पे हमने एडवर्ड मार्श को डिस्कस किया था। कुछ याद आया? एक तो हमारे पास एक और भी यहाँ पे क्यों मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, दैट इज 20th सेंचुरी, मतलब शायद ये 20th सेंचुरी से होना चाहिए। तो विक्टोरियन का मतलब क्या है? ये तो रोमांटिक पीरियड के बाद आया था, ये तो 19th सेंचुरी था, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मॉडर्निस्ट डेकेडेंट बोल सकते हैं, ये तो मतलब एक क्लियर वर्ड नहीं है ये। और जॉर्जियन, तो हमने पढ़ा था जॉर्जियन पोइट्री के बारे में, वो क्या होता है? पोएम्स की कंपाइलेशन है, एंथोलॉजी है अलग अलग पोइट्स की, जिसको जॉर्जियन पोइट कहा गया, एंड जिसको एडिट किया था एडवर्ड मार्श ने। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉर्जियन। सो इट वाज एडवर्ड मार्श who coined the term Georgian in the 20th century. So Georgian poetry refers to a series of anthologies. Anthology मतलब compilation of poems of different poems of different poets. अलग अलग poets की poems की जो compilation है, जो संग्रहण है, उसको हम कहेंगे anthology. ठीक है, showcasing the work of a school of English poetry that established itself during the early years of the reign of King George V of the UK. The Georgian poets were, by the strictest definition, those whose works appeared in a series of 5 anthologies named Georgian Poetry, published by Harold Monroe. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पब्लिश किया, ठीक है, एंड एडिटेड बाय एडवर्ड मार्श। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। Next question we are having, who among the following is known as the father of English poetry? So father of English poetry की बात हो रही है। Options are Petrarch, Matthew Arnold, Robert Browning and Geoffrey Chaucer. ठीक है, ऑप्शंस तो काफी जाने पहचाने से हैं, तो शायद हमारा क्वेश्चन इजी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच क्या होगी हमारी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बात किसकी हो रही है?
इंग्लिश पोइट्री की। ठीक है, पेट्रार्च कौन थे? ये इटालियन थे, इटालियन थे। तो ये तो कैंसिल हो गए, ये अपने आप एलिमिनेट हो गए। बाकी ऑप्शंस बच रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड जोफ्रे चौसर। इनके बारे में हम क्या जानते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग तो कंटेम्परेरी थे, ये दोनों ही विक्टोरियन पोइट्स हैं। कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड और रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के अच्छे प्रोमिनेंट पोइट्स थे। ठीक है, जोफ्रे चौसर कौन थे? ये 15th सेंचुरी से थे और यहीं से शुरुआत हुई थी इंग्लिश लिटरेचर की, जिन्होंने हेरोइक कपलेट को स्टार्ट किया था, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, जिन्होंने राइम रॉयल की भी शुरुआत की थी, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जोफ्रे चौसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि जो पहले आएगा उसी को फादर कहेंगे ना, वही तो स्टार्ट करेगा सब कुछ। तो इस हिसाब से भी कौन होना चाहिए? जोफ्रे चौसर हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस पे आप बहुत सारा लॉजिक लगा सकते थे। थोड़ा सा देख लेते हैं। जोफ्रे चौसर was an English poet, author, and civil servant best known for the Canterbury Tales. He has been called the father of English literature, or alternatively the father of English poetry. He was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets' Corner in Westminster Abbey. Chaucer also gained fame as a philosopher and astronomer, composing and the scientific treatise on the astrolabe, for his 10-year-old son Louis. He maintained a career in the civil service as bureaucrat, courtier, diplomat, and member of parliament. पेट्रार्च के बारे में बात कर लिया कि was a scholar and poet of early Renaissance Italy. ठीक है, तो ये इटली से थे, इटालियन थे। सो आई गेस हमें हमारा आंसर मिल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द वर्ड beseech in old English poetry has which of the following meaning? जो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में या ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में, तो आपको इतना देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस वर्ड का लिटरल मीनिंग बता देना है तो आपका काम बन जाएगा। लिटरल मीनिंग beseech का मतलब क्या होता है? टू कॉल स्विफ्टली, टू एक्सपेल समवन, टू आस्क अर्जेंटली, टू अटैक समवन। क्या अटैक करना होता है, एक्सपेल करना होता है? beseech का हिंदी मतलब क्या होता है? निवेदन करना, पूछना, हेल्प मांगना, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू आस्क अर्जेंटली। और इसके लिए क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? बेग, इम्प्लोर, आई है, ई नहीं है, और प्ली। आपको याद है हमें टीजीटी वाले में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, वहां भी ये सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे। वहां पे प्ली वर्ड था पैसेज में, तो हमने उसका सिनोनिम में डिस्कस किया था बेग, इम्प्लोर, बिसीच, ये सारे वर्ड्स। याद आया? कुछ नहीं तो जाकर रिवाइज कर लो, और जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर ऑल्सो। सो ये हो गया, हमको आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या है? टू आस्क अर्जेंटली। To ask somebody for something in a worried way because you want or need it very much. ठीक है, so next question we are having Alexandrine, a line of 6 iambic feet, is found in which of the following stanza types in English poetry? ठीक है, तो ये सारे स्टैंजा टाइप है, इनमें से किस में एलेक्जेंड्रीन मिलता है? और एलेक्जेंड्रीन है क्या? अ लाइन ऑफ 6 iambic feet। ठीक है, तो टर्जा रिमा जो है इसकी शुरुआत दांते ने की थी, दांते। और दांते जो है वो इटली से, इटालियन है, और इसका इतना इंग्लिश पोइट्री में यूज हुआ नहीं है, तो ये जो है वो अपने आप चला गया।
उसके बाद हेरोइक कपलेट और राइम रॉयल, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों एक का शुरुआत किसने किया था, जॉफ्रे चौसर ने किया था। हेरोइक कपलेट तो बहुत ज्यादा यूज होता है, अब भी यूज होता है, और इसको जो परफेक्ट किया था वो थे जॉन ड्राइडन और उसके बाद एलेक्जेंडर पोप ने। एलेक्जेंडर पोप है जिन्होंने, याद है, जिन्होंने कहा था अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, वो है। राइम रॉयल की भी तो शुरुआत चौसर ने की थी, लेकिन इसका यूज 15-16 सेंचुरी तक ही था। स्पेंसरियन स्टेंजा क्या है? एडमंड स्पेंसर ने द फेयरी क्वीन में जो यूज किया था पोएटिक स्टाइल, जो राइमिंग स्टाइल, ठीक है, उसी में आता है एलेक्जेंड्रीन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पेंसेरियन स्टैंजा। एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। Alexandrine verse form that is the leading measure in French poetry. It consists of a line of 12 syllables with a major stresses on the sixth syllable and on the last syllable. So क्या होती है? 12 syllable की एक लाइन है। syllable आपको पता है, अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि syllable क्या होता है, stressed unstressed क्या होते हैं, iambic pentameter क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, 6th और 12th सिलेबल पे जो है वो हम प्रेशर देते हैं, ठीक है। So both Alexandrian, the stanza used by Spenser in the Fairy Queen, consisting of 8 iambic pentameters and an Alexandrine with the rhyming scheme ABA, BBC, BCC, ठीक है, ये rhyming scheme था। आगे सबको rhyming scheme ये सारी चीजें पता होगी, अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। A line of verse with 5 metrical feet, each consisting of one shot, ये किसकी बात हो रही है, iambic pentameter की। iambic pentameter में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस सिलेबल फिर एक स्ट्रेस सिलेबल, ऐसे करके वो फॉलो होते रहता है। So terza rima is a rhyming verse form in which the poem or each poem section consists of tercets with an interlocking 3-line rhyme scheme. The last word of the second line in one tercet provides the rhyming of the first. ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा अगर आपको नहीं पता है तो इतना डिस्कस नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि टर्जा रिमा वाज इन्वेंटेड अर्ली इन द 14th सेंचुरी बाय द इटालियन पोएट दांते। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, फिलहाल इतना काफी है, ज्यादा हम डाइवर्ट नहीं होते टॉपिक से। Heroic couplet is a traditional form of English poetry commonly used in epic and narrative poetry and consisting of a rhyming pair of lines in iambic pentameter. Use of the heroic couplet was pioneered by Geoffrey Chaucer in the Legend of Good Women and the Canterbury Tales, and generally consists to have been perfected by John Dryden and Alexander Pope, ये हमने डिस्कस कर लिया, in the Restoration Age and early 18th century respectively। ठीक है, ड्राइडन कहाँ से थे, रेस्टोरेशन एज से, और उसके बाद आए थे अलेक्जेंडर पोप, उनको कहेंगे, उनका जो एज था वो क्या था, लेट फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century। So rhyme royal again is a rhyming stanza, a form that was introduced to English poetry by Geoffrey Chaucer. The form enjoyed significant success in the 15th century and into the 16th century. Okay, it has had a more subdued but continuing influence on English verse in more recent centuries. फाइन, ये हमने काफी जान लिया इनके बारे में। आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, which of the following poets propagated an idealistic but impractical scheme called pantisocracy in the early years? Options are Lord Byron, Shelley, S.T. Coleridge और John Milton। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, इनमें से किस पोएट ने प्रोपेगेट किया है एन आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकल स्कीम। क्या है वो स्कीम, आइडियलिस्टिक है लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल है, जिसको कहते हैं पैंटिसोक्रेसी। ये किसने ये प्रोपेगेट किया, किसने सपोर्ट किया, किसने यूज किया था?
तो कुछ भी जो आइडियलिस्टिक है वो जनरली इम्प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि कुछ भी दुनिया में कुछ भी आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता है। सो पैंटिसोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऐसा सोशल स्टेटस जहाँ सब बराबर हो। इगैलिटेरियन भी एक वर्ड है, इगैलिटेरियन, ऐसी दुनिया जहाँ सब बराबर हो, ठीक है, जहाँ सबका बराबर का हक हो। तो ये किसने कहा था, क्या है इसका आंसर? थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं पहले। So it is a form of utopian, यूटोपिया मैंने आपको ये वर्ड पहले ही बताया था, यूटोपिया मतलब हेवन, यूटोपिया। So pantisocracy was a utopian scheme devised in 1794 by among others and the poets S.T. Coleridge and Robert Southey for an egalitarian community. It is a system of government where all rule equally. ठीक है, तो ये S.T. Coleridge and Robert Southey ने ये जो है, ये दोनों पोइट्स हैं, इन्होंने ही ये चीज, इस चीज को प्रोपेगेट किया था। ऑप्शन में हमारे पास रॉबर्ट साउदी तो है नहीं, हमको एक ही बताना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस.टी. कॉलरिज। इसके पहले एक और सिमिलर क्वेश्चन था, किसने ऑडेसिटी, आइडियलिस्ट और स्पिरिचुअल ऐसे कुछ टर्म था, उसको प्रोपेगेट किया, तो उसका आंसर क्या था? पीबी शेली। ठीक है, वो था। और वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से था? टू स्काईलार्क से था, वहीं पे उन्होंने ये सारी चीजों को डिपिक्ट किया। So, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। So next question we are having, choose the correct active voice for this sentence given below. So this time we are having question from grammar, not literature. So क्या कहा जा रहा है कि हमको इसका एक्टिव वॉइस बताओ। इसका मतलब क्वेश्चन पैसिव में है, ये हमको पता है कि पैसिव में है, इसको एक्टिव करना है। हमको ये जज नहीं करना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। अगर सिर्फ बोला होता कि वॉइस बताओ या फिर वॉइस को चेंज करो तो मुश्किल थी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि पहले हमें पता करना पड़ता है जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव। अगर वो एक्टिव होता तो हम पैसिव करते, अगर वो पैसिव होता तो हम एक्टिव करते। ठीक है, तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सम पीपल वर रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द सिक्योरिटी पर्सोनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए बी प्लस V3, है ना, ये साथ में आएगा। अब इस बी का मतलब बहुत कुछ होता है, या तो ये बी खुद या फिर इसका कोई और फॉर्म। तो बी का और कौन कौन सा फॉर्म है? ए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, ये सारे ही बी के फॉर्म है। तो इन सब के बाद एक V3 आएगा, तो सेंटेंस किस में है? पैसिव में। देखते हैं क्या हमारे सेंटेंस में ये है। तो हमारे पास यहाँ पे वर है और एक V3 है, तो हमको मिल गया है B प्लस V3, इसलिए सेंटेंस पैसिव में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये पता करते हैं कि इसका टेंस क्या है ना। वर है, वर का मतलब क्या हो गया? पास्ट। अब पास्ट के भी 4 फॉर्म है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 है। तो अब इनमें से कौन सा है? ये किसका पैसिव है? तो ये फर्स्ट वाले का पैसिव है। फर्स्ट वाले मतलब पास्ट सिंपल का। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। मतलब सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमेशा हम V2 लगाएंगे। जैसे कि I went, she went, he went, they went, all went। ठीक है, कुछ भी होगा went ही लगेगा, और कोई भी ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब इन बीच में नहीं आता है। तो हम ये ढूंढते ये हमको कहाँ पे मिलता है? सब्जेक्ट प्लस V2। एक तो रिफ्यूज का क्या है? V2 और V3, 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली। मैं वैसे 5 बताती हूँ, बट अभी 3 ही याद रखो, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। पहले में रिफ्यूज होगा और यहाँ भी ईडी लगता है और यहाँ भी ईडी लगता है, तो V2 V3 सेम होता है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर भी हम देखते हैं। फर्स्ट वाले में रिफ्यूज है, रिफ्यूज मिला नहीं, कैंसल हो गया। यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, फाइन, ठीक है, चलो
अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, काफी रायता फैल गया क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए स्पेस ही नहीं बचा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो बाय के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो वही हमारा बनना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द सिक्योरिटी पर्सोनेल, तो यहाँ तो द सिक्योरिटी पर्सनल है, सेकंड वाले में तो द गायब है, ये चला गया, लेकिन पहला वाले में तो रिफ्यूज्ड था ही नहीं, तो ये भी चला गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन 1 2 चले गए। यहाँ पे द सिक्योरिटी पर्सनल है, यहाँ भी है, यहाँ भी रिफ्यूज्ड है, यहाँ भी रिफ्यूज्ड है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, क्या रिफ्यूज किया गया, एडमिटेंस। एक बात और ध्यान रखना, बाय कब लगता है, पैसिव में, सेंटेंस ये तो पैसिव में, हमको किस में बनाना है, एक्टिव में, एक्टिव में बाय नहीं आता है, तो थर्ड वाला भी चला गया, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, that is the security personnel refused admittance to some people। क्या रिफ्यूज किया गया, यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। एक अब ये भी थोड़ा सा नटशल में डिस्कस कर लेते हैं कंसाइज वे में, जैसे कि आई गेव हिम रोजेस, आई गेव हिम रोजेस, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, ये किसका आंसर कर रहा है, हुम का, और क्या दिया, रोजेस, ये किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का, तो जो भी व्हाट या हुम का आंसर करेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट एक होता है, कभी कभी दो होता है, यहाँ पे सेम चीज थी, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, एक एडमिटेंस है और एक सम पीपल है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई। सो आंसर क्या हो जाएगा, द सिक्योरिटी पर्सनली रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। सो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। The next question is choose the correct passive voice for the sentence given below. Again the question is from voice, इस बार उल्टा है, इस बार हमको बनाना है पैसिव, या फिर पैसिव को चूज करना या बनाना एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस कहाँ पे हमको दिया हुआ है, एक्टिव में। सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद एन आवर। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले हम सेंटेंस ढूंढते हैं एक्टिव में है या पैसिव में, एक्टिव में हमको पहले से दिया हुआ है, सेकंड हम आते हैं टेंस पे, इसका टेंस ढूंढते हैं। ठीक है, तो विल क्या बता रहा है कि फ्यूचर में, अगेन फ्यूचर में भी चार होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा है, अगेन ये फर्स्ट वाला है फ्यूचर सिंपल, जिसमें विल या शैल के बाद हम लगाते हैं V1। ठीक है, तो अब इसका पैसिव में क्या बनता है, इसका पैसिव बनता है विल बी, उसके बाद V3, उसके बाद V3, जैसे कि पहले ही डिस्कस किया है कि पैसिव बनाना मतलब B प्लस V3 साथ में आएंगे, आने ही चाहिए, तभी वो पैसिव होगा, बाकी कुछ हो या ना हो। ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटी हो जाती हूँ। तो ऑप्शन देखते हैं, द असाइनमेंट्स विल बी कंप्लीटेड, अभी यहाँ पे कंप्लीट ही है, V1 है इसका मतलब, तो ये कैंसिल हो गया। आपको सीधे वर्ब पे ढूंढ के आना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहीं पे ढूंढोगे, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को टैकल करने का, पूरा सेंटेंस नहीं ढूंढना है। कंप्लीट है, कंप्लीटेड नहीं मिला, V3 नहीं मिला, खत्म हो गया, आपको आगे नहीं देखना, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं जाना है। यहाँ पे शुड है, विल नहीं है, ये भी चला गया, यहाँ पे विल बी कंप्लीटेड दिख रहा है, यहाँ पे वुड नहीं है, तो हमको इतने में ही आंसर मिल गया।
तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक बार हम बाकी का चीज भी चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हमने कर लिया, अब हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है और बाय का यूज है कि नहीं वो देखना है। बाय का यूज हमेशा नहीं होता है, तो अगर नहीं भी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड जो हमारा आंसर है, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द असाइनमेंट। ये यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट, तो द असाइनमेंट क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, द स्टूडेंट्स, तो ये बनना चाहिए ऑब्जेक्ट, जो कि आता है बाय के बाद, तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि आया है बाय के बाद। ठीक है, तो सारी चीजें हमको मिल गई, विद इन एन आवर लास्ट में लिखा है, तो वो हम उसको लास्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, विद इन एन आवर, विद इन एन आवर। तो आंसर क्या हो गया, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स विद इन एन आवर। ठीक है, तो ये था आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आ जाती हूँ बड़े स्क्रीन पे, ताकि मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर पाऊँ अच्छे से। सो आई गेस आपको क्लासेस क्लियर हो रही हैं और आपको समझ आ रहा, मैं जैसे भी पढ़ा रही हूँ। और यहाँ अगर आप कुछ और मुझे फीडबैक देना चाहते हो कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए या ये बताना चाहिए या मुझे आप लोगों को ये भी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में, वो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके चीज़ें करूँगी। ठीक है, अभी तो मेरे लिए ये कर दो कि क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई रियली वांट इट, आई नीड इट बैडली। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन आएगा और तो ही मैं और अच्छे वीडियोस को बना पाऊंगी। सो अभी के लिए मिलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे इस सीरीज का लास्ट क्लास, दैट इज पीजीटी एनवीएस का जो लेटेस्ट क्लास चल रहा है उसका लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज भूलना मत, वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, तभी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि नई वीडियो आ चुकी है। तब तक के लिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।